वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 12th का एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसी के अनुसार आएंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। इस तरह से मैं आपको 5 वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हुआ करेंगे। एक वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, देखते हैं। अब पहला प्रश्न जो है हमारा क्या है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र का विकास संबंधित विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का विकास से संबंधित, किससे, विकास से संबंधित विचार जो दिए गए थे वो कौन दिए थे ये बताना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है एडम स्मिथ, दूसरा है मार्शल, तीसरा है रॉबिन्स और चौथा है सैमुएल्सन। ठीक है, सैमुएल्सन। ठीक है, जो आपका आंसर भी हमारा क्या होगा, सैमुएल्सन होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र प्रारंभ में किसके रूप में विकसित हुआ, यानी इसका शुरुआत दौर जो है किस रूप में विकास हुआ था। तो इसका जो है पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सरकारी प्रशासन, व्यवसायिक, दूसरा है हमारा व्यवसायिक प्रबंधन, तीसरा है धन प्रबंधन और चौथा है साधन प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले इसका विकास किस रूप में हुआ था, तो सरकारी प्रशासन के रूप में। किस में हुआ था, सरकारी प्रशासन के रूप में। व्यवसायिक रूप में होगा नहीं, क्योंकि व्यवसायिक रूप में जिसका हुआ था वो अभी के समय में कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धन प्रबंधन में भी नहीं होगा और साधन में भी नहीं होगा। साधन तो आप लोग जानते होंगे, परिवहन वगैरह, या जो हमारे कार्य को क्या करते हैं, करने में मदद करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो इसका वैकल्पिक नाम बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आर्थिक लागत, दूसरा है साम्य कीमत, तीसरा है सीमांत लागत और चौथा क्या है, औसत लागत, जिसमें से हमारा क्या होगा, आर्थिक लागत होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन होता है, यानी जितना भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कार्य हैं उसमें साधन के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त तो होगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा क्या है, सीमित है, तीसरा जो है असीमित है और चौथा जो है गैर उपयोगी है। तो पर्याप्त तो नहीं होगा। ठीक है, असीमित भी नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के साधन जो है क्या होते हैं, असीमित तो नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ख होगा, सीमित। और चौथा भी है क्या है, गैर उपयोगी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, समस्त अर्थव्यवस्था का साधन होता है। ठीक है, यानी जितना भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें साधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, क्या पाया जाता है। तो पहला क्या कह रहा है, असीमित आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद क्या है, सीमित साधन पाए जाते हैं और तीसरा है विभिन्न प्राथमिकता होता है। ठीक है, तो हमारे ये तीनों आंसर सही होंगे, क्योंकि समस्त यानी जितनी भी अर्थव्यवस्था के साधन होते हैं उसमें जो है हमारे यहाँ क्या देखे थे हम लोग, सीमित होता है साधन, तो सीमित साधन हो गया, तो ये भी सही होगा। उसके बाद असीमित आवश्यकता, यानी उसमें आवश्यकता जो होता है वो क्या होता है, असीमित होता है, सीमित नहीं होगा, यानी असीमित होगा। ठीक है, और विभिन्न प्राथमिकता, और इसके बहुत सारे जो है क्या है, प्राथमिकताएं होती हैं। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, उपरोक्त सभी में टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है, विभिन्न कीमत पर, यानी अलग अलग क्या करेंगे, कीमत पे, जो मतलब उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो खरीदार होता है, मतलब कोई चीज़ अगर खरीदे तो क्या करें, उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, बाजार मांग अनुसूची, दूसरा है उपभोक्ता मांग अनुसूची और तीसरा है बाजार पूर्ति अनुसूची, चौथा है उत्पादक पूर्ति अनुसूची, जिसमें हमारा क्या होगा, उपभोक्ता मांग अनुसूची होगा, क्योंकि हम उसी
इसको इसी तालिका में ये नोट करेंगे कि कौन से उपभोक्ता जो है कितने मात्रा में कौन सा सामग्री जो है क्या लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां में क्या कह रहा है, जब मांग वक्र x अक्ष के समांतर होता है, यानी किसके, x अक्ष के जो है क्या होगा, समांतर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा वो, पहला ऑप्शन दे रहा है अलोचदार, दूसरा जो है पूर्णतया लोचदार, तीसरा है पूर्णतया बेलोचदार और चौथा है लोचदार। ठीक है, तो अलोचदार होगा नहीं क्योंकि लोचदार तो होता ही है। उसके बाद क्या है, पूर्णतः लोचदार, तो लोचदार होता है लेकिन पूरी तरह से लोचदार होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये होगा। ठीक है, पूर्णतः लोचदार इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में क्या कर रहा है, दो वस्तुओं का एक दूसरे के पूरक है, मतलब दो वस्तु ऐसे हैं जो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। इसका अर्थ यह है कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, दोनों पूरक हैं तो एक में वृद्धि होगा तो दूसरे की कीमत में भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरी वस्तु की मांग वक्र ऊपर की ओर खींचा जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें वक्र का बात नहीं बोला है, कीमत की वृद्धि का बात पूछा गया, तो इसको हम पहले ही छाट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है दूसरा, कि दूसरी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पढ़े थे कि पहली में जो है वृद्धि होता है, तो जाहिर सा बात है कि दूसरा भी उसका पूरक है तो उसमें भी क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद तीसरा क्या है, दूसरी वस्तु की मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है, दूसरी वस्तु की मांग में क्या होती है, कमी आ जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, ये तो वैसे भी वक्र वाला है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फॉर्म के लिए मांग वक्र है। तो देखिए पूर्णतया लोचदार होगा, अत्यधिक लोचदार होगा या बेलोचदार होगा, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, क होगा, यानी पूर्णतया यानी पूरी तरह से क्या होगा, लोचदार होगा। अब देखते हैं कौन सा, 10 नंबर, 9 नंबर तक कर लिए थे, अब 10 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, तो परिवर्तन में या तो वो कमी, मतलब उसका मूल्य जो है कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय स्थिर रहता है। कुल व्यय जो है क्या होगा, स्थिर रहेगा, तो मांग की लोच क्या होगी। ठीक है, मांग की लोच क्या होगी, तो देखिए इकाई से अधिक, इकाई से कम, उसके बाद क्या है, इकाई के बराबर, और चौथा है इकाई के बराबर या बहुत अधिक। ठीक है, तो क्या करें, एक वस्तु है मान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें या तो कमी होगा या क्या होगा, वो अधिक होगा, लेकिन उसका उस पर जो व्यय किया गया था वो तो अस्थाई है ना, ये है। तो अब देखिए इकाई से अधिक नहीं होगा, ठीक है, इकाई से कम भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इकाई के बराबर होगा। ठीक है, इकाई के बराबर इसका आंसर होगा। अब देखिए 11 नंबर में, ठीक है, क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है। विपरीत यानी एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सीमांत उपयोगिता ह्रास्व का नियम, ह्रास्व मतलब होता है कमी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक कमी भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है आय प्रभाव, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, और उपरोक्त प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें जो है सभी होंगे, मतलब सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम भी ये दर्शाने लगता है, आय पे भी प्रभाव पड़ता है और प्रतिस्थापन पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसमें क्या है, उपरोक्त जो है सभी प्रभाव पे टिक लगाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम उसको उसमें बता देंगे। ठीक है, आपको कोई प्रश्न भी पूछना होगा इकोनॉमिक्स में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच
क्या होगी, ठीक है। मतलब अनिवार्य वस्तु यानी जो हमारे लिए एकदम क्या है, जरूरी होता है। जैसे पढ़ने के लिए क्या है, पेन का ज़रूरत है, कॉपी का ज़रूरत होता है कि नहीं। तो उसी तरह से जो है, जो हमारे लिए एकदम क्या हो, अनिवार्य हो, वैसे। तो वस्तुओं की मांग में लोच क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, बेलोचदार होगी, यानी कोई लोचदार नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोचदार होगी। उसके बाद ग में दिया हुआ है कि अत्यधिक बेलोचदार होगी। और जो है चौथा क्या है, पूर्णतया बेलोचदार होगी, ठीक है। तो अत्यधिक मतलब एकदम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो क्या होगा, बेलोचदार माना जाएगा। ये जो हमारे लिए क्या होता है, अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, उसको लोच के हिसाब से अत्यधिक बेलोचदार माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम कितना 13 नंबर देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर में क्या है, किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि, मतलब वस्तु का मांग जो है बेलोचदार होता है। अब क्यों होता है ये देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि उस वस्तु का आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है कि उस वस्तु का आय जो होता है ना, उसका थोड़ा सा भाग जो है व्यय कर दिया जाता है, शायद इसीलिए क्या होता है, बेलोचदार होता है। तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद दूसरा जो है, उस वस्तु का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, यानी उस वस्तु का प्रयोग जो है बहुत अलग अलग तरह के कार्य के लिए कर दिया जाता है, इसीलिए जो है वो क्या होता है, बेलोचदार हो जाता है, जो ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद क्या कर रहा है, उस वस्तु के उपभोक्ता को भविष्य के लिए टाला जा सकता है। मतलब उस वस्तु का उपभोक्ता यानी जो खरीदने वाला है उसको क्या भविष्य के लिए टाल देना। टाल देने का अर्थ क्या हुआ है कि हाँ भाई हम बाद में करेंगे, अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, या अभी हम आपको क्या करेंगे, इसको नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या कर, उस वस्तु का उपभोग, सॉरी यहाँ उपभोक्ता नहीं था, उपभोग था। तो उपभोग करना मतलब उसको रख देना और भविष्य में कभी भी क्या करना, उसका यूज करना। अब देखिए, उस वस्तु का उपभोग करने की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग को ये बेलोचदार में ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि इसमें सब अनिवार्य वस्तुएं आती हैं, ठीक है। और अनिवार्य वो हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमको आदत है, हम उसके बिना जो है क्या है, अपना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मैसेज कीजिए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम देंगे। अगर वीडियो में कोई गलती भी हो रहा है तो वो भी बोलिए, हम अगले बार क्या करेंगे, सुधार करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, यदि मांग की लोच DQ/DP इंटू P/ क्या हो, Q हो और D जो है शून्य है, तो मांग की लोच क्या होगी, ठीक है। आपको जो है चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इन सब से जुड़े हुए सूत्र वगैरह से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के, सब हमारे जो है क्या है, वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ ग्राफ के साथ पढ़ाए जाएंगे, फॉर्मूला के साथ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या कह रहा है इसमें। पहला ऑप्शन है क्या कह रहा है, शून्य। दूसरा कह रहा है अनंत। और तीसरा क्या कर रहा है, इकाई से अधिक। और घ में क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से शायद कोई भी ना हो। अब देखिए, अनंत का निशान कभी कभी सिर्फ इस तरह से दे के भी छोड़ देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। शून्य तो ये होगा नहीं, ठीक है। और लोच, इसका जो लोच होता है, लोच यहाँ लोच का जो है मांग दिया हुआ है, तो वो कितना होता है, हमेशा अनंत होता है। इस सूत्र के अनुसार अगर D को शून्य कर दिया जाए, यानी ये D के जगह पे अगर हम शून्य रख देते हैं तो हमारा लोच जो है क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में मांग शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र में मांग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा, यानी किसी वस्तु का हम कितना मात्रा में जो क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। उपभोग करने का अर्थ है यानी यूज कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो वो जो है, तो ये जो है हमारा क्या होगा, ये जो है नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में मांग का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है क्या कह रहा है,
एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा, कि अगर मान के चलो कोई हम सामान जो है वो क्या कर रहे हैं, इतने पैसे में ही खरीद कर हम जितना पैसा लगाएंगे उतना ही हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है मांग शब्द का परिभाषा होता है, यानी मांग शब्द का तात्पर्य वही होगा, ठीक है। उसके बाद ग में क्या कह रहा है, बाजार में उपस्थित वस्तु की मांग, तो ये भी नहीं होगा। और क्या है चौथा, उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 15 प्रश्न हो गया, ठीक है, 15 प्रश्न हो गया है। हम सोच रहे हैं 20-20 प्रश्न का जो है कर देते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी समय लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम एक में जो है एक वीडियो में 20-20 के कर देंगे। इस तरह से कम जो है आपको 200 प्रश्न हम करा देंगे। आपको एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इधर उधर ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। आप जो है वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम जाके दिए, उसके बाद हमको रिजल्ट दीजिएगा, बताइएगा कि कितने प्रश्न आए थे इसमें से, ठीक है। अगला देखते हैं, 15 तक हमारे हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं कौन से, 16, ठीक है। 16 में देखते हैं क्या कह रहा है, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी, ठीक है। तो समान होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है भिन्न भिन्न होती है, तीसरा है उसके ढलान पर निर्भर करता है, ठीक है। और चौथा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब क्वेश्चन जो है जब आपको थ्योरी पढ़ाए जाएंगे ना, चैप्टर बाय चैप्टर एक एक टॉपिक पढ़ाया जाए, तो उसमें वक्र वगैरह से जुड़े हुए जितने ग्राफ होते हैं वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उससे आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है वीडियो जो है डाले जाएंगे चैनल पे, आप लोग देखते रहिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है मांग का जो लोच क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग तरह का होगा, ठीक है। उसके 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 17 नंबर में क्या कर रहे हैं, मांग के विस्तार के अंतर्गत हम मांगी गई मात्रा में उस वृद्धि को सम्मिलित करते हैं जो क्या करता है, कीमत में कमी के कारण होती है, मतलब अगर कीमत के कमी के कारण से हो वृद्धि तो, या कीमत में वृद्धि के कारण से होती है। दूसरा है कीमत स्थिर रहने पर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कीमत के कमी के कारण होती है, मतलब कीमत में कमी के कारण से जो वृद्धि होती है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मांग के विस्तार के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितना, 17 तक हो गया था, ठीक है। 18 नंबर तो क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जिनकी मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है, कि मतलब मान के चलो एक वस्तु है, ठीक है, और एक और वस्तु है, अगर इस वस्तु का जो है कीमत अगर मतलब कीमत बढ़े, ठीक है, मतलब कोई दूसरा जो वस्तु है उसका अगर कीमत बढ़ जाए, तो एक जो पहला जो था, ठीक है, अगर तो उसका कीमत अगर क्या हो जाए, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये किस प्रकार के श्रेणी में इसको गिना जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पूरक वस्तुएं, मतलब वे पूरक वस्तु होंगी, तो ये नहीं होंगे। पूरक वस्तु अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, मतलब उसमें अगर दाम बढ़ता है तो बढ़ जाता है, तो यहाँ तो क्या कह रहा है, दाम बढ़ने पर घट जाता है, तो ये कौन सा होगा, अस्थापन वस्तुएं होंगी, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। आगे जो क्या कर रहा है, गिफिन वस्तुएं और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है ख होगा, यानी अस्थापन वस्तुएं। उसके बाद 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में क्या कर रहा है, वे वस्तुएं जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों से अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी वे वस्तुएं, यानी वैसी कुछ वस्तु जो क्या है, अन्य वस्तुओं में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है ना, तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल प्रभाव पड़ने का अर्थ क्या है, कि उस पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सामान्य वस्तुएं, दूसरा दिया हुआ है अस्थापन वस्तुएं, तीसरा जो है पूरक वस्तुएं, और चौथा जो है गिफिन वस्तुएं। तो इसमें भी अस्थापन वस्तुएं होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ अच्छा क्या हुआ था, जैसे मान के चलिए कि एक वस्तु है हमारे पास, ठीक है, और एक और कोई वस्तु है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पेज है और एक पेन है। अगर पेन का कीमत जो है बढ़ गया, तो इसका कीमत यानी पेज का कीमत जो है कम हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, फ़ायदा ही में है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, अस्थापन वस्तुएं होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है,
ये 20 नंबर जो है वो लास्ट प्रश्न है। इसके आगे के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप सीमांत लागत की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो सीमांत लागत की गणना करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, जब थ्योरी पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1 है, ठीक है, जिसमें n के जगह पे बताया गया था आपको थ्योरी में, ठीक है। क्या होगा, संख्या होगा। अब देखिए, है तो हमारा गणना करने के लिए फॉर्मूला यानी सूत्र जो है यही है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सीमांत लागत की गणना कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह से एग्जाम में जो है ना सामान्य तरह के फॉर्मूला बना के दे दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। फॉर्मूला पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में उस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें भाग 2 करके दिया होगा अर्थशास्त्र का ही, और इसमें जो है 20 के आगे यानी 21 से लेकर लगभग उसमें भी 20 प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से लगभग 5 या 10 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि 200 प्रश्न जो है हम लोगों को क्या है पढ़ाना है, ठीक है। उसमें से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।